सो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल। कि ट्राइंगल में जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है कि कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स होते हैं और उनको हम किस तरीके से क्वेश्चंस में डील करते हैं या उनके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के फ्रेम हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, पहला जो स्पेशल पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रोइड। आप बच्चों को याद होगा कि सेंट्रोइड क्या होता है, बताओ व्हाट इज ए सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। सही बच्चों को याद है मीडियन क्या होती है? मीडियन याद है ना बेटा? तो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज नॉन एज द सेंट्रोइड। यस और नो? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। लेट्स से a is x1 y1, b is x2 y2 and c is x3 y3। ठीक है। तो यहां पर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब एल्टीट्यूड नहीं होता है, बाइसेक्टर नहीं होता है। मीडियन मतलब ये डी पॉइंट पे कट करेगी तो बी डी और डी सी लेंथ इक्वल होंगे। मीडियन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसे ही यहां से मीडियन गई, ये ई पार्ट ई पे कट कर रही तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी। ऐसे ही हमने यहाँ से मीडियन ड्रॉ करी सी पॉइंट से, तो ये यहाँ पर गई, तो ये मेरा एफ पॉइंट है, तो ये ए एफ और एफ बी ये इक्वल होंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है क्या बात कि सेंट्रॉइड क्या होता है? ठीक है, क्लियर होगी बात सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक। अब बच्चों मीडियन जो होती है वो AG:GD, इसका रेशियो कितना होता है एनीवन? कि मीडियन मतलब सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? 2:1। कुछ बच्चे इसका प्रूफ करना चाहें तो सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से इसका प्रूफ किया जा सकता है। मतलब वो डी को ई से ज्वाइन कर दो और दो सिमिलर ट्राइंगल बना करके अपन प्रूफ इजीली कर सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी आता है बहुत सारे बच्चों को। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो डी पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो व्हाट यू विल गेट, डी इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा डी पॉइंट आया कि नहीं आया? ए पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। अब जी पॉइंट क्या होगा? जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूं मैं? जी पॉइंट डिवाइड्स एडी इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 इसके साथ जाएगा तो x2 प्लस x3 बन गया और 1 इंटू x1, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा। कैलकुलेट करके देखो बच्चों, आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये डिराइव होकर के आ रहा है या नहीं आ रहा? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि सेंट्रोइड जो होगा ट्राइंगल का दैट इज द मीन ऑफ द वर्टाइसिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मीन और वाई कोऑर्डिनेट का मीन। भाई मीन क्या होता है? सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज द उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि मैं इजीली यहां से सेंट्रोइड की कैलकुलेशन प्यारे बच्चों कर सकता हूं या नहीं कर सकता? चमक गई बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कि सेंट्रोइड मेरा क्या होता है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर और नॉट? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का डेरिवेशन क्लियर है? इसको बच्चों याद रखना है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को प्यारे बच्चों याद रखना है। वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। चलें आगे बढ़े या नहीं बढ़े? डन? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? CGS or not? Type CGS if this point is clear to everybody. So
यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, ये जो पॉइंट है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। क्या है ये पॉइंट? जो सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल एबीसी का, वो इसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड करता है, और उन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो प्यारे बच्चों इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ? क्या खास बात हुई इस पॉइंट की? इस पॉइंट की खास बात क्या है बेटा? कि ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे कोई सेंट्रोइड होता है। अब वो सेंट्रोइड जो था आपका, सेंट्रोइड, लेट से मैं थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बनाता हूँ, फील वाला डायग्राम बनाता हूँ, कि जिस डायग्राम से फील आ जाए हमें। लेट से ये था मेरा ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो इसका यदि मैं मीडियन, यहाँ वाली मीडियन बनाऊंगा मैं से, तो ये वाली जो मीडियन जाएगी वो ऐसे जाएगी बेटा ना, ऐसे जाएगी। डी पॉइंट, मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यहाँ कहीं पे सेंट्रोइड होगा जी। तो ये जी क्या कहता है कि यदि आप इसको ए बी सी इनसे ज्वाइन करोगे, तो ये जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, डेल्टा ए जी बी, डेल्टा बी जी सी, डेल्टा सी जी ए, ये जो तीनों छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हैं, इन तीनों का, इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। क्या कह रहे हो प्रथमेश बेटा? हेलो। सर माइक म्यूट नहीं हो रहे ना, वो अनम्यूट हो रहे हैं। आप हर बार म्यूट करके रखते हो, ये बता रहा था। चलो, कैन एनी वन ऑफ यू प्रूव दिस एरिया दैट डेल्टा जीबीसी विल बी डेल्टा बाई 3? क्या कोई बच्चा इस बात को प्रूव कर सकता है क्या? कैन एनीवन प्रूव दिस? जतिन रे पूछ रहा है कि ये बच्चा चाहता क्या है। ये भी छोटा बच्चा है जतिन, ये 11वीं क्लास में पढ़ता है ना। छोटे बच्चे होते हैं, इमेच्योर थोड़ा सा, है ना, धीरे धीरे करके तुम्हारे लेवल में आ जाएगा ये। कैसे प्रूव करें बेटा? बेटा मैं यहां से ए से एल्टीट्यूड डाल दूं क्या? एक ए से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, और ये मेरा पॉइंट हो गया एम। ड्रॉप कर दिया मैंने एल्टीट्यूड। कर सकता हूं क्या मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप? कर दिया मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना बेटा? मैंने जी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, लो ये पॉइंट आ गया एन। मैंने जी से भी डाल दिया एल्टीट्यूड, और मैंने ए से भी डाल दिया एल्टीट्यूड। डाल दिया एल्टीट्यूड। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना चाहिए यार। डेल्टा जीबीसी इज द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज जीएन, एंड डेल्टा एबीसी जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, दैट इज हाफ इंटू बीसी इंटू एम, एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली आपको जीएन और एएम में रिलेशन चाहिए। कौन कौन से? जीएन और एएम में। है नहीं? बेटा मुझे बताओ, ट्राइंगल एएमडी, ट्राइंगल ए एम डी is similar with a triangle GND or not?
सभी बच्चे कमेंट यस if you got this similarity that triangle AMD is similar with the triangle GND. स्नेहा, अमिताभ, तारनाथ, ये फर्स्ट 3 लोग हैं जिनको चमक गई ये बातें. तो these triangles are similar, so I can say that AM divided by GN is equal to AD divided by GD. अभी हमने बच्चों डिस्कस किया कि एडी और जीडी इनका रेशियो पता है, ये मीडियन है. एडी की लेंथ यदि कुछ है तो जीडी की लेंथ उसकी 1/3 होगी. एडी जीडी इज 1/3 ऑफ एडी, जीडी इज 1/3 ऑफ एडी, सो दिस इज नथिंग बट 3. तो बेटा मैं ये जो एम आया, एम इज व्हाट, दिस इज 1/2 इंटू बीसी. एम कैन बी रिटन एज, सॉरी इसको तो एम ही रहने देते हैं अपन, है ना, इसको तो एम ही रहने देते हैं, जीएन को रिप्लेस कर देते हैं. 1/2 इंटू बीसी इंटू जीएन. जीएन इज व्हाट, एम बाई 3. So, and this thing is delta ABC. Delta ABC, that will give us delta divided by 3. So, I hope this point is clear to everybody. Type CGS if this point is clear to everyone. Can we go ahead? So, let's go. We are launcher. launch करेंगे आज अब, है ना. We can also calculate with the help of the determinant property of the determinant. Yes, आप कोऑर्डिनेट अज्यूम करके डिटरमिनेंट की हेल्प से भी जा सकते हो, कोऑर्डिनेट अज्यूम करने पड़ेंगे उसमें. सो बच्चों मुझे छोटी सी एक बात बताइए, जैसे आपने ये नोट लिखा, बच्चों ये बताओ, एक डाउट यहां पर आया है कि ये सिमिलर ट्राइंगल क्यों है. चलो आप लोग बताइए कि सर ये सिमिलर ट्राइंगल कौन सी प्रॉपर्टी से है. एक तो ये 90 डिग्री है और एक एडी, जो तीसरा जो एंगल है, एक एक तो 90 डिग्री है और जो दो एंगल डी सेम है, तो बचा हुआ एंगल भी सेम होगा ना यार. दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी तो सेम होगा ना नालायक. वैसे डबल ए रूल भी बोल सकते हो आप. डबल ए और ट्रिपल ए में कोई डिफरेंस नहीं होता है. डबल ए और ट्रिपल ए में भाई एक ही बात होती है, दो एंगल सेम है तो तीसरा भी होगा ही होगा. तो ए रूल से अपन कह सकते हैं दिस ट्राइंगल्स आर द सिमिलर. ठीक है, तो एक डाउट क्लियर है. एक बच्चे को और डाउट आया है, एक डाउट हो रहा है. एक बच्चा बोल रहा है कि सर व्हाट इज दिस सीजीएस. एक बच्चा बोल रहा है कि सर व्हाट इज दिस सीजीएस. सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल. उस बच्चे का नाम गोलू निकाल दे क्या? जो बच्चा ये पूछ रहा है कि सीजीएस क्या है, उसका नाम गोलू निकाल दे क्या? सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल centroid of a triangle always lies inside the triangle. नहीं वो नया बच्चा नहीं है यार, वो एक कन्या है इसी बैच की, उसने पूछा है कि सीजीएस क्या है ना. सीजीएस का मतलब होता है बेटा चमक गया सर. सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल. लिख लीजिए कि जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा ट्राइंगल के, मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, मैं ये पॉइंट क्यों लिखवाना चाह रहा हूं आपको, इस बात को समझना कि
जो ट्राइंगल है उसके रेस्पेक्ट में जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ट्राइंगल के स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ होती है विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइंगल। जैसे कि कुछ बच्चों को आइडिया होगा पहले से ही कि हम जैसे सेंट्रॉइड पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के हमारे पास सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारे स्पेशल पॉइंट सब लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो इन स्पेशल पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है विद रेस्पेक्ट टू द ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यही इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि सेंट्रोइड जो होता है ना, दैट ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, मतलब मीडियंस अंदर ही बनेंगी तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आता है वो इनसाइड द ट्राइंगल ही आता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो फर्स्ट, भाई यहां पर 5 रूल है, 5 पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? चले आगे सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़े। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको वर्टाइसेस पता होने चाहिए, तो अपन काम कर लेंगे। ठीक है, चलो सेकंड है बच्चों सरकम सेंटर। सभी बच्चे हेडिंग लिखे। बताइए बच्चों सरकम सेंटर क्या होता है? व्हाट इज द सरकम सेंटर? क्या होता है सरकम सेंटर? ये बात बच्चों ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, स्पेशल पॉइंट्स, ये मैं डिटेल में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फुल लेंथ में पढ़ा रहा हूं। और ये सारी चीजें हमें फिर से पढ़नी होती हैं। एक चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एसओटी, वहां पर मैं फटाफट से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दोनों जगह का टाइम एक जगह दे रहा हूं। स्ट्रेट लाइन में मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वहां पर मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर बच्चों स्क्रीन पे नजर आया आपको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है एबीसी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से पास करेगा ना। बताओ बच्चों बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से पास करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो में आंसर दें कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही तो होगा। ये ऐसे ऐसे नहीं 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 नहीं, ये देखो मैंने जानबूझ कर कैसा बनाया है। नहीं होगा, जरूरी नहीं है वो ए से पास करे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर जाए कि एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए, तब तो बात अलग है। नहीं तो ये इससे पास करे, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। इसको जनरली सी और ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी या ओ से। तो ये आपका लेट से ओ पॉइंट है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर की ये होता है एक सरकम सर्कल। सो दिस सर्कल इज नॉन एज द सरकम सर्कल। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टाइसेस, मतलब जो सरकम सेंटर है ओ, उसकी तीनों वर्टाइसेस ए बी सी से डिस्टेंसेस इक्वल होती है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। नोट कीजिए, सरकम सेंटर की तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है। क्लियर है क्या बेटा? सरकम सेंटर का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? सरकम सेंटर में एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो ऑलरेडी जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था तब हम सरकम सेंटर के क्वेश्चन कर चुके हैं।
सर्कम सेंटर को मान लेंगे x, y, उनकी तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, वहां से आपके पास x, y की एक वैल्यू आ जाएगी, सर्कम सेंटर। एक मेथड तो ये हो गया। और जब आप लाइन पढ़ चुके हो, आप ए बी ए सी सी ए की लाइन पता है आपको, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता सकती है। यदि वर्टेक्स पता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता चल गया तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड है सर्कम सेंटर की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है क्या बच्चों? अब बात आती है बच्चों, मुझे बताइए सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होगी? क्या सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर होता है या बाहर होता है या ऑन द ट्राइंगल होता है? बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल यदि हो तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सरकम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। देखो इसका मिड पॉइंट, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। हाइपोटेनस को यदि मैं डायमीटर मानते हुए हाइपोटेनस को यदि मैं डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो इससे पास करेगा नहीं करेगा? 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है। तो मिड पॉइंट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनस। बच्चों ये जो पॉइंट है ये बड़ा खतरनाक है। क्यों पॉइंट है? ये सुपर सुपर 30 वाला पॉइंट है। कैसे कि कई बार क्या होता है कि सरकम सेंटर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन सरकम सेंटर की कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ये बोला जाता है कि सरकम सेंटर को कैलकुलेट करने में समय ज्यादा लगता है। जनरली हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं, इससे करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले वाले से करने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, स्पेशल केस चेक करना होता है कि क्या पता कि गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। यदि गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो मेरा काम बना गया कि भाई ये तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस हो गया और मेरा जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बातों का है ना बुरा मत माना करो। एक बच्ची है, बुरा मान गई शायद। तो बेटा लेट डिस्कस व्हाट विल हैपन इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर इनसाइड होगा। भाई एक्यूट एंगल यदि ट्राइंगल है तो उसके अंदर बाइसेक्टर्स जो होंगे वो अंदर ही होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इनसाइड द ट्राइंगल होता है पोजीशन किसकी? सरकम सेंटर की। यदि मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब लाइक दिस, लेट्स से ए बी सी, ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्या रह गया यार? सब कुछ तो करा दिया यार। इसके देखो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये आया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये गया। इसका बाइसेक्टर ये गया। इसका निकालो, यहां कहीं यहां कट कर रहा है। दिस इज द सरकम सेंटर। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टाइप CCS if this point is clear to everybody so that we can move ahead with the next point.
So let's solve one question, then we will move. Find the circumcenter of a triangle whose vertices are 8, 6, 8, -2 and 2, -2. इस बैच का टेस्ट है बच्चों। कब है टेस्ट? ड्रॉपर्स बैच का टेस्ट है बच्चों। क्या होगा आंसर? ये ए, ये बी, ये सी। तो चेक करूं मैं, ए बी लेंथ कितनी है? ए बी लेंथ 8 है। बी सी लेंथ कितनी है? 6 है। ए सी लेंथ कितनी है? √36 + 64 10 है। 6, 8, 10, ये तो गजब हो गया ऐ मेरे भैया। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये तो। ए बी 8 है, ए सी 10 है, बी सी 6 है। ये तो 90 डिग्री बन गया। दिखने में नहीं दिख रहा, लेकिन 90 डिग्री बन गया। तो ये आएगा अपना ओ, ए और सी का मिड पॉइंट। तो अपना जो सरकम सेंटर है, ओ जो है सरकम सेंटर है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो दिस इज इट 5,2। चमका कि नहीं चमका? बताइए सभी प्यारे बच्चे। क्लियर? चले आगे। सो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। थर्ड पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। बेटा सरकम सेंटर में हमने एक टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है कि जब तीनों वर्टेक्स पता होते हैं तो सरकम सेंटर निकालने का, बिकॉज वो ऑलरेडी हम डिस्टेंस फॉर्मूले के केस में कर चुके हैं। व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी कोई भी ट्राइंगल मान लो आप, तो जनरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें एल्टीट्यूड डालो। एल्टीट्यूड मतलब ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये बाइसेक्टर नहीं है। ए से एल्टीट्यूड, बी से एल्टीट्यूड डाला और सी से एल्टीट्यूड डाला। ये डी, ये ई, ये एफ, और ये जो पॉइंट आया, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को मैं एच से और समटाइम्स ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सरकम सेंटर को सी से कर देंगे तो इसको ओ से कर सकते हैं ना, एच या ओ, दो नोटेशन होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो ये अंदर होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो इनसाइड होगा, यदि मैं पोजीशन की बात करूं तो। ठीक है बच्चा, हमारे पास सरकम सेंटर का भी कोई फॉर्मूला नहीं था। ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करने के लिए भी हम कोई फॉर्मूला यूज में नहीं लेते हैं। तो बात आएगी कि ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट कैसे करोगे। बेटा ऑर्थो सेंटर के लिए आपको ये जो एल्टीट्यूड है इनकी इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे आपके पास ए बी सी पॉइंट पता है तो आपको इस एल्टीट्यूड का स्लोप पता चल गया, ए से पास करेगा तो इक्वेशन है। जैसे दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वो आपका ऑर्थो सेंटर आएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेशल केस है बेटा, जो कि जेईई मेन में क्वेश्चन बन सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर वही वर्टेक्स होता है जहां पर 90 डिग्री बनता है। मतलब क्या हुआ, ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। बच्चों बताओ, ए से एल्टीट्यूड डालते हैं बीसी पर, ए से एल्टीट्यूड डालोगे बीसी पर तो वो एल्टीट्यूड ये वाली ही लाइन रहेगी या कुछ और होगी?
यही रहेगी, ये एल्टीट्यूड डाल दिया। सी पॉइंट से ए बी पे डालेंगे तो वो भी यही रहेगी, बी पॉइंट से इस पे डालोगे तो वैसे जाएगी यहां पर ऐसे। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही पॉइंट आ रहा है। सो दिस इज योर ऑर्थोसेंटर। अब एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया यार, बहुत ही शानदार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, मजा आ जाता है मेरे को तो। आहा, आहा, बड़ा ही आनंद आया क्वेश्चन में। कि बच्चे ने पूछा कि सर, गोलू है इसका नाम, गोलू ने पूछा कि सर यदि क्वेश्चन में ये बोला जाए कि फाइंड ओ, तो हम ऑर्थो सेंटर निकालेंगे या सरकम सेंटर, बताओ। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड ओ, तो सरकम सेंटर निकालेंगे ऑर्थो सेंटर। वो बेटा अपनी कन्वीनियंस के लिए दे रहे हैं हम लोग नोटेशन। क्वेश्चन में वो ऐसे नहीं बोलेगा फाइंड ओ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है नोटेशन, ठीक है ना। और हमारी सहूलियत के लिए हम जनरली एच या और से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ वो, अब इसका एक आंसर आया कि ओ को ओरिजिन निकालेंगे। बेटा ओ का मतलब ओरिजिन भी नहीं होता है हमेशा, ये भी बता देता हूं मैं। ओ का ओरिजिन भी नहीं होता है, मतलब ओ हो सकता है कोई पॉइंट हो, 3,4 हो, वो क्वेश्चन पे दिया रहता है, हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस बच्चे को, इस गोलू को 21 तोपों की सलामी दी जाए, है ना। चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में। सभी बच्चे दे 21 तोपों की सलामी इसको, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं। चलो, कहां पर होगा। गोलू मिल गया आखिरकार, आखिरकार गोलू, आखिरकार गोलू मिल ही गया। हमारी तलाश पूरी हुई। ये है ट्राइंगल एबीसी। एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। बेटा एबीसी के ऊपर यदि मैं एल्टीट्यूड डालूंगा, ए से एल्टीट्यूड डालूंगा, अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो एल्टीट्यूड कहाँ होगा यहाँ पर, ऐसे आएगा ना बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, हाँ नहीं, ये कहीं और जाएगा बताओ। बीसी पर एल्टीट्यूड एक्सटेंडेड वर्जन पे आएगा, बीसी को एक्सटेंड करने पर आएगा एल्टीट्यूड। इससे एल्टीट्यूड डाले, इधर डाला, लो तो कोई एल्टीट्यूड गया। भाई साहब ये और ये लाइन तो मिलेंगी नहीं कभी। तो ये इधर की तरफ जा रही थी, पाताल की तरफ। बोले रुको, इंतजार करो, मेरे बगैर कैसे जाओगे तुम, मैं भी आ रही हूं तुम्हारे पास। दोनों मिलकर के मचाएंगे। मचा दिया इसने भी। सी पॉइंट बोलेगा कि मैं ए बी पे डालूंगा एल्टीट्यूड, तो इधर नहीं जाएगा एल्टीट्यूड, बोले इसको एक्सटेंड करो। इसको एक्सटेंड किया जाए, और ये मैंने सी को ए बी पर एल्टीट्यूड डाल दिया। सी को ए बी पर मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया। ये मेरा एल्टीट्यूड ए बी एक्सटेंडेड पे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विजिट कर रहा है यहाँ पर। कर रहा नहीं कर रहा विजिट, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। सभी प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। टाइप सीजियस इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हमारा मैथ्स का भगवान नहीं आया क्या। क्यों भाई दिव्य, भगवान जी नहीं आए क्या।
बच्चों सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक? सभी को ये ऑर्थो सेंटर क्लियर है क्या? थोड़ी सी बात, डू यू वांट टू लर्न मोर थिंग अबाउट ऑर्थो सेंटर? डू यू वांट टू लर्न मोर थिंग अबाउट ऑर्थो सेंटर? यस और नो? So let me share one or more points about the ortho center. Okay. So let's again draw the ortho center. Triangle ABC. Let's draw the altitudes. AD, BE, और CF. G, G, सॉरी G थोड़ी था यार, क्या था ये? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H था, H था. H is ortho center. This is dedicated to भगवान जी. ठीक है. H is ortho center of triangle ABC. Implies, ठीक है, H is the ortho center of triangle ABC. तो बच्चों बताइए मुझे, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABH क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ACH क्या होगा? और ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल BCH क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए. और एक बच्चे का मैसेज यहां पर प्राप्त हुआ है कि सर आ रहे हैं भगवान जी. जिंदगी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से ठोक डालो. ABH का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों. ऑर्थो सेंटर ऑफ ABH मैं थोड़ा सा देखो फील करवाता हूं आपको. एक ट्राइंगल है ABH, तो ABH का A पॉइंट से अपोजिट साइड है BH. A पॉइंट का BH के ऊपर एल्टीट्यूड देखो. H का एल्टीट्यूड तो देखो ये हो गया, BH के ऊपर एल्टीट्यूड, तो BH को एक्सटेंड किया हमने और ये एल्टीट्यूड आ गया, ये एल्टीट्यूड आ गया एल्टीट्यूड BH के ऊपर ये 90 डिग्री. फिर AH के ऊपर AH को एक्सटेंड किया और B से एल्टीट्यूड डालेंगे. AH को एक्सटेंड किया और ये एल्टीट्यूड डाला, ये चला गया एक्सटेंडेड पे. फिर H से एल्टीट्यूड ये डाला इसके ऊपर AF के ऊपर, ये यहाँ चला गया. तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स कहाँ पे मिल रहे हैं? C पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो ट्राइंगल ABH का जो ऑर्थो सेंटर आया है वो C आया. तो सिमिलरली ACH का क्या आएगा? B आएगा. और BCH का क्या आएगा? A आएगा. Should I share one more point with you all? क्या मैं एक पॉइंट और शेयर करूं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं एक पॉइंट और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC का सरकम सेंटर और DEF का ऑर्थो सेंटर
ऑर्थो सेंटर ऑफ डीईएफ। सेम होते हैं। इस पॉइंट के बारे में हम एसओटी में थोड़ा और बात करेंगे डिटेल में। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज इक्वलेंट टू ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल डीईएफ। इस पॉइंट के बारे में मतलब किसी भी जनरल ट्राइंगल के अंदर यदि मैं सर्कम सेंटर की बात करता हूं तो सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा कि अपन साइड्स का एल्टीट्यूड वो करेंगे, साइड्स का एल्टीट्यूड ड्रॉ, बाइसेक्टर्स, साइड्स के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अपने ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर हुआ। ठीक है। ओ अब ये तो इस प्रकार से थे, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ठीक है। तो यहां पर इन पॉइंट्स का नाम दे दिया अपन ने, इन पॉइंट्स को, ये डी, ये ई, ये एफ। तो ये जो डी ई एफ ट्राइंगल बनता है इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा डीईएफ का वो एबीसी के सर्कम सेंटर के इक्वल होता है। इसको डिटेल में और एनालिसिस एसओटी के अंदर किया जाएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर? चलूं मैं आगे चलूं। एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यहां पर सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर देंगे, बहुत ही प्यारे से आंसर देंगे। चलो पहले एक बार इसको नोट कर लो आप, फिर कराते हैं एग्जांपल। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट हर ट्राइंगल के अंदर कोलिनियर होते हैं। एंड सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। मतलब क्या है? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। ओ इज ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर, एंड सी इज द सर्कम सेंटर है ना। तो जी इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट बच्चों याद रखना है, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बात? ये याद रखिएगा बेटा। बच्चों एक कंपनी होती है ONGC, याद है क्या? ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, नवरत्नों में आती है कंपनी ONGC। इंजीनियरिंग बनने के बाद आता है कि यार नहीं यार इस ONGC कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। मैकेनिकल इंजीनियर्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं, 10-11 लाख का पैकेज मिलता है, सरकारी नौकरी होती है। ठीक है। तो इसमें से एन को भूल जाओ, तो याद रखने के लिए बताया ये OGC 2:1। पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। तो ONGC से हम लोग इस पैटर्न को याद रख सकते हैं, ONGC है ना। एन को भूल जाओ, एन का कोई नोटेशन ही नहीं था। ठीक है। चलो क्लियर है बात। तो एक क्वेश्चन यहां पर किया जाए सभी प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी से फोड़ते हैं। एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ए है 1,2, बी है, बी क्या है यार, 3,4 और सी है 4,3। चेक करो इधर एक बार। फाइंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। फाइंड मतलब वो लिख लेना, पूरा लिख लेना है ना, आप ओ मत लिखना, आप लिखना ऑर्थो सेंटर,
सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, है ना, क्योंकि सी से कंफ्यूजन मत हो जाना, सी मतलब सरकम सेंटर। यार पॉइंट पॉइंट चाहिए क्या, एक बार डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना कितने आ रहे हैं। 9 + 1 √10, और ये √2, और वो √8। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी तो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ओसी होता है, ओजीसी नहीं होता। अब पता को ट्रिक है, वो तो आप कैसे बनाते हो बना लो यार। भगवान जी आए कि नहीं आए। लड़का बड़ा स्टड रहता है ये, इसकी प्रोफाइल फोटो तो देखो। क्या हूं मैं, क्या कह रही है बालिका। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन से पॉइंट पर। ए बी, ए बी इज √8, BC is √2, AC is √10। No, 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 no। अरे रे रे रे। AB is √8, BC is √2, and AC is √10। सही के बात। तो ऑर्थो सेंटर क्या है। ऑर्थो सेंटर क्या है। बी पॉइंट, दैट इज 3,4। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मिड पॉइंट ऑफ दिस is the circum center। तो circum center is A और C का मिड पॉइंट, that is 5/2, 5/2, and centroid can be calculated easily with the help of formula x1 plus x2 plus x3/3, that is 8/3, and 9/3 is 3। ये बच्चों मेरे आंसर आ गए। बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, मैं पूछूं क्या आपसे, क्योंकि आपके दिमाग में तो आ नहीं रहा, वो मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं पूछ लूं आपसे, पूछ लूं। मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट ये आया कि सर ये बात तो ठीक है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल है तब तो मैं स्पेशल, तब तो मैं
तब तो मैं स्पेशल वाले फॉर्मूले से निकाल लेता हूं, तब तो मैं स्पेशल वाले तरीके से निकाल लेता हूं। निकाल लिया मैंने स्पेशल वाले तरीके से। स्पेशल मतलब भाई स्पेशल केस हो गया राइट एंगल ट्राइंगल वाला। यदि स्पेशल केस नहीं हुआ, मतलब एक्यूट एंगल वाला या ऑब्ट्यूस वाला हुआ, तो क्या हमें इन तीनों पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए इतना समय लगेगा क्या? सेंट्रोइड तो मैं फटाफट से निकाल लूंगा, पहला कॉन्सेप्ट। सेंट्रोइड निकालने में समय नहीं लगेगा। तो मैं ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में से किसको निकालूं? दोनों में से बच्चों किसी को भी निकाल लो। वैसे कम समय ऑर्थो सेंटर में लगता है। मतलब पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकाल दिया, फिर आप ऑर्थो सेंटर निकालो, दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर ये जो 2:1 वाला जो कॉन्सेप्ट था, 2:1 वाला, उस कॉन्सेप्ट को लगा करके सरकम सेंटर निकाल देना। ठीक है, तो ये बात मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है क्या बात? किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, बिल्कुल चिन्ना सा है, बिल्कुल इत्तू सा, इत्तू सा होता है ना, इत्तू सा, वैसा एग्जांपल है कि बेटा मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कॉस अल्फा कोमा साइन अल्फा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास कॉस बीटा कोमा साइन बीटा, एंड सी पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट है कॉस गामा कोमा साइन गामा। नोट कीजिए, ये मेरे एबीसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का सरकम सेंटर क्या होगा? जल्दी से बता दो। केवल और केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड। आधे बच्चों का आंसर तो 2 सेकंड बोलते ही आ जाना चाहिए। कैसे? नहीं भी आता तो भी आ जाना चाहिए कि 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है तो आंसर यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कितने बच्चों को 2 सेकंड बोलने से आंसर आ गया? कि बेटा हिंट होते हैं। आहा, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को पता चल गया होगा वो सरप्राइज। मेरे पास यार एक ऑफर आया, मैं ज्वाइन कर लूँ क्या कहीं पे? नाम बड़ा है, ऑफर भी बड़ा है। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे। अभी तो तुम लोगों को पढ़ाना है थोड़े दिन तो। बताओ सरकम सेंटर क्या होगा? आंसर इज ओरिजिन। कितने बच्चों का आंसर आ गया? ओरिजिन। आंसर इज ओरिजिन और नॉट। ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट की जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होंगी। ओरिजिन से ए पॉइंट की डिस्टेंस, ओरिजिन से बी पॉइंट की डिस्टेंस, और ओरिजिन से सी पॉइंट की डिस्टेंस
तो बच्चों जो डेफिनेशन में हमने लिखा था वो काम आया कि नहीं आया? उठा दिए क्या वो? ठीक है। बताओ बेटा, ओरिजिन की डिस्टेंसेस इक्वल है या नहीं? और सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टाइसेस। तो ओरिजिन की बताओ, ए से डिस्टेंस अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, बी से डिस्टेंस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और सी से डिस्टेंस कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। एक बच्चा बोल रहे सर बता नहीं रहे, बता तो रहा हूं यार, ओए ओबी ओसी तीनों इक्वल आ रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर और वो अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता और शानदार क्वेश्चन बनाना चाहता तो वो आपसे बोल देता कि आप ऑर्थो सेंटर निकालिए। क्या निकालिए? ऑर्थो सेंटर निकालिए। तो क्या करते बच्चों आप? बेटा आप सेंट्रोइड निकाल लेते। सेंट्रोइड क्या होता? समेशन कॉस अल्फा मतलब डिवाइडेड बाई 3 समेशन साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3। बात आई कि नहीं आई? बच्चों बताओ ये बात चमकी कि नहीं चमकी? अब आप ओजीसी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। सरकम सेंटर है ओरिजिन, सॉरी ऑर्थो सेंटर चाहिए अपने को, एच जी और सी, ये है ओरिजिन। सेंट्रोइड पता है तो 2:1 के फॉर्मूले से एच आ जाता। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है क्या बच्चों? क्लियर हुआ क्या पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? चले आगे। चल, शुड वी मूव एड? चले, चलो। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज द इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब जैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल्स, ये एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल्स। इसका भी एंगल इक्वल कर दिया, ये एंगल इक्वल, और इधर भी एंगल इक्वल कर दिया ना, एंगल बाइसेक्टर। आगे वो मिड पॉइंट पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, बाइसेक्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। ये सब होता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। इन सेंटर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड। अब क्या होता है बच्चों, इन सेंटर से आता है इन सर्कल, सरकम सेंटर से आता था सरकम सर्कल, उसी प्रकार से इन सेंटर से आता है इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या कहता है कि आई को सेंटर मानते हुए मैं एक रेडियस का सर्कल खींचता हूं, तो वो इन तीनों साइड को टच करता है, मतलब इन तीनों साइड को टच करता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं ये मेरी आर होती है।
इन सेंटर को क्या बोलते हैं, इसको इन सेंटर, कि तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। बच्चों तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट कौन होता है? गोलू। होता है या नहीं होता? तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट पॉइंट गोलू नहीं बच्चा, सरकम सेंटर होता है। ठीक है, और तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट वाला जो पॉइंट होता है, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट वाला जो पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बच्चों यदि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC की लेंथ स्मॉल ए, इसकी लेंथ स्मॉल बी और इसकी लेंथ स्मॉल सी, यदि ये होती है तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये वैल्यू होती है। इसको बच्चों याद रखना होता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव दिस पॉइंट, कि हम इसको इजीली सर प्रूव कर सकते हैं। कितने बच्चे इसको प्रूव कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। बताओ कैसे प्रूव करोगे? हाउ यू विल प्रूव दिस? व्हाट विल बी द स्टेप वन? नोट कर लीजिए बेटा, और बाकी बच्चे जब नोट हो जाए तो बताएं, और बाकी बच्चे इसको प्रूव करने की कोशिश करो। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे इक्वेट करोगे यार? देखो यहां पर क्या होता है बेटा, कि जो इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर, वो एंगल बाइसेक्टर को इन रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यदि मैं इनकी सब देखो, एक क्या होता है कि एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, पूरा डिटेल में समझते हैं इन कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बिल्कुल डिटेल में समझते हैं, ध्यान से समझना डिटेल में। एक थ्योरम होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, ये थीटा ये थीटा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, डी डिवाइड द अपोजिट साइड, मतलब बी डी अपॉन डी सी इन द एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में, मतलब ये सी बाई बी के इक्वल होगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है।
कितने लोगों इसका प्रूफ आता है भाई? बी डी इज टू डी सी का वैल्यू सी बाई बी के इक्वल होगा। ये बोल सकते हो नहीं बोल सकते? प्रूफ आता है कि नहीं आता? हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो। तो इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल सा है कि एक्सटेंड एडी टिल अ पॉइंट, लेट्स से कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से एफ दे देते हैं, सच दैट extend AD till F such that AC equal to CF। AC equal to CF। तो ये लेंथ और ये लेंथ बच्चों इक्वल है। तो बेटा ट्राइंगल ACF एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? और ये वाले एंगल तो अपने अल्टरनेट होंगे, इक्वल होंगे ही होंगे। हाँ या नहीं बच्चों, जल्दी बताइए, ये कहानी होगी या नहीं होगी? तो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर विद, ये थीटा ये दोनों सेम, तो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर विद FDC। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं? AD अपॉन BD, AD अपॉन FD लो, AD अपॉन क्या आएगा तो? AD अपॉन जल्दी बताओ बेटा क्या करें अपन? चलो एक तो ये ले लेता हूं AB C साइड के लिए, और AB लिया तो ये आ जाएगा CFC इक्वल टू AD अपॉन FD। AB की वैल्यू है C, FC की वैल्यू है B, AD निकाल दो बेटा जल्दी से, प्रूफ कर दो BD अपॉन DC की वैल्यू। इक्वल टू BD अपॉन DC। तो BD अपॉन DC प्रूव करना था AB वाज C एंड FC की जगह क्या जाएगा B। ठीक है, ये हो गई अपनी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? तो मेरे पास बच्चों ये रिजल्ट आया कि मेरा जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आगे की कैलकुलेशन समझना ध्यान से, ये थोड़ा सा मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं दो टॉपिक की बात करना चाह रहा हूँ, वन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एंड वन इज फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि सिलेबस तो मुझे पढ़ाना है, पूरी मैथ्स तो मुझे पढ़ानी है, मेरे लेक्चर से पढ़नी है मैथ्स तो ठीक है। तो आगे की बात भी मुझे साथ साथ करना जरूरी है, टाइम लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं, अपने को आगे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, वहां पे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये होता है मेरा इन सेंटर और ये मेरा है पॉइंट डी। तो ये मेरी लेंथ आ गई, कौन से रेशियो में आ गई? ये सी ये बी, तो ये कौन से रेशियो में हो गया? C/B के रेशियो में हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या बेटा? अब बताओ बेटा, यदि मैं BD लेंथ की बात करूं कि BD की लेंथ क्या होगी, तो भाई ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी होती है? टोटल लेंथ A, तो BD लेंथ इज C अपॉन C प्लस B इंटू A, दैट इज CA अपॉन C प्लस B। ये बात क्लियर हुई क्या?
सभी बच्चों को बीडी की लेंथ क्लियर है क्या? ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं ये वाला बाइसेक्टर देख रहा हूं। बेटा मुझे बताओ, ट्राइंगल एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी में जो बीआई है, बीआई वो एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? ट्राइंगल एबीडी में बीआई विल बिहेव एज एन एंगल बाइसेक्टर और नॉट? ट्राइंगल एबीडी में बीआई विल बिहेव एज एन एंगल बाइसेक्टर और नॉट? तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाऊं एबीडी में, वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं, तो वो क्या कहेगा कि ए आई अपॉन आई डी, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है एबीडी में, ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू ए बी अपॉन बी डी के इक्वल होगा। ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू ए बी अपॉन बी डी के इक्वल होगा। कितने बच्चों को ये बात चमकी? जल्दी से बताओ, यदि ये चमक गई तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जल्दी से बताइए, ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू ए बी अपॉन बी डी के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो बच्चों ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू, डायग्राम में देख लो, ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। ए बी क्या है बेटा? सी, और बी डी की लेंथ भी बेटा आपने निकाली, सी ए अपॉन सी प्लस बी, सी ए अपॉन सी प्लस बी। तो ये आ गया मेरा सी प्लस बी अपॉन ए आ गया, कि जो इन सेंटर होता है, ये जो ट्राइंगल एबीसी था, तो इसका जो ये इन सेंटर था, मतलब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, तो ये जो आई आया था, ये डी पॉइंट आया था, तो ये ए आई, ये होता है सी प्लस बी इज टू ए, C plus B is to A. AI, मतलब in center divides the internal angle bisector in the ratio C plus B is to A. Similarly, बच्चों BI अपॉन आई ई, यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई यहां से माना ये ई पॉइंट है, ये वाला इंटरनल, तो BI अपॉन ई क्या होगा? तो यहाँ पे देखो सी, ये सी था, ये बी था, तो एडजेसेंट साइड्स का सम आया अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड का सम क्या होगा बताओ? एवरीवन कमेंट दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीआई अपॉन आई? एवरीवन कमेंट द वैल्यू ऑफ बीआई अपॉन आई, जल्दी से पास। This will be C plus A by B. And let's talk about the CI upon IF. Let's talk about the CI upon IF. CI upon IF is A plus B is to C. बच्चों यदि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3, y3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये अपने को C/B के रेशियो में था, तो CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया बच्चों मैंने, CY3 प्लस BY2 डिवाइडेड बाई C प्लस B। हाँ या नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है बात? ठीक है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब जब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए,
तो आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। सी प्लस बी को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा आपको ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। and here you will have ay1 plus by2 plus cy3। a प्लस बी प्लस सी, ये बच्चों आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला लगा, मतलब आपको जो सेक्शन फॉर्मूला की जो रेशियोज है ना वो आनी चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है। बेटा यहाँ पे बीडी की लेंथ हमने कोई भी जैसे कि सेक्शन मतलब जैसे कि रेशियो में डिवाइड नहीं करते बेटा अपन, बीडी की लेंथ जैसे कि 10 रुपए है मेरे पास, उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो क्या करते हैं 2/5 अपॉन इंटू 10। बीडी टोटल लेंथ थी ए तो उसको C/B के रेशियो में डिवाइड करना था, तो C अपॉन C प्लस बी इंटू ए। ठीक है बेटा। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। एक छोटा सा एग्जांपल इन सेंटर के ऊपर कर लेते हैं, तो everyone will solve this question very fast. So let's say we have a triangle. A is 0,6, B is 8,0, and C is 8,12. Find in center of the triangle ABC. Find I. इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए क्या होंगे। जल्दी। बदन। अभी मैंने यार एक बच्चे का नाम गोलू देखा था, इसने रख लिया गोलू अपना नाम। अच्छा गोलू तो वही है, गुप्ता जी गोलू है। बेटा ये क्या है, 8, 64 और 10 है। ये कितनी है 12 है। ये कितनी है 10 है। तो इन सेंटर ट्वेल्व इंटू 0 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 8 अपॉन A प्लस B प्लस C कॉमा AY1 12 इंटू 6 BY2 CY3 अपॉन 12 प्लस 10 प्लस 10। यस अंकित गुप्ता इज गोलू।
160 upon 32, 5. 72 and 120. 72 and 120, 192. 192 by 32. 32 6 जा 6। ये मेरा आंसर। क्या हुआ अंकित गुप्ता यार, तू तो बुरा मान जा रहा है यार। कोई मेरे टीचर मेरा नाम गोलू निकालता तो मैं तो बड़ा खुश होता यार, कि चलो सर ने मेरा नाम तो निकाला यार, है ना। तारनाथ बड़ा खुश हो रहा है कि सर ने अंकित गुप्ता का नाम गोलू निकाल दिया, है ना। तारनाथ का नाम रसगुल्ला है, ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। चलें क्या आगे। चल, इन सेंटर का पॉइंट क्लियर है। लेट्स गो एड विद द एक्स सेंटर। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक वेब सीरीज थी, उसके अंदर एक नाम था गोलू गुप्ता, कन्या का नाम था बेटा। अब तो यार कन्या, अब अंकित गुप्ता को कन्या तो नहीं बना सकते यार हम, इतना मत करवाओ मुझसे, ये पाप हो जाएगा। एक्स सेंटर। और वो जो बच्चा है ना जो उस वेब सीरीज के लिए बोल रहा है, बेटा तुम्हारा नाम भी त्रिपाठी है और उसके अंदर भी त्रिपाठी थे, अखंडा त्रिपाठी, ठीक है। तो चलो एक्स सेंटर की बात की जाए, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं इसको। पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत बात हो गई है। पांचवा पॉइंट देखो क्या होता है बेटा, एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर को देखो ध्यान से समझ लो, ये मेरा है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ठीक है, ये है ट्राइंगल एबीसी, इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर आई लाई करता है, आई। बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल, जहां पर कॉन्करेंट होते हैं उसको ए के रेस्पेक्ट में एक्स सेंटर बोलते हैं। क्योंकि I1 ही क्यों बोला भाई, बोले ए का इंटरनल लिया, इसी प्रकार से आप बी का इंटरनल ले लो। आप क्या करो बेटा, आप बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लो यार। आपने ए का ही क्यों लिया इंटरनल, आप एक दूसरा केस ले लो कि मैं बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं, ले लिया चलो। अब ये क्या कहेगा, आप इन साइड को एक्सटेंड कर दो, आप ए का एक्सटर्नल और सी का एक्सटर्नल ले लो। ठीक है, तो यहां पर ये आई, इसके अपोजिट, तो ये एक्स एक्स सेंटर 2 बन गया। ऐसे ही एक सी का इंटरनल ले लेंगे, सी का इंटरनल और इनका एक्सटर्नल,
तो ये जो बन जाएगा ये I3 बन जाएगा, और ये वाले जो भाई साहब है ये तो इंटरनल आई ही रहेंगे। तो एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल को लेकर के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसको हम एक्स सेंटर बोलते हैं। सो I1 इज, मतलब समझ में आ गई बात आपको, अपने अपने शब्दों में लिख लेना। अब बच्चों आगे की बात क्या है कि यदि मैं, जैसे मेरे पास जो इन सर्कल होता था उसी प्रकार से एक्स सर्कल भी होता है। एक्स सर्कल क्या कहता है, यदि आप इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचते हो तो वो इन तीनों साइड को टच करता है, ठीक है। तो जैसे इसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है R1, इसकी जहां पर भी टच करेगा वो होती है R1, और यहां पर जहां पर भी टच करेगा वो होती है R1। ठीक है, तो एक्स सर्कल्स हो गए। ऐसे एक यहां पर भी होगा, एक यहां पर भी होगा, तीनों सर्कल को ये टच करते हैं, ठीक है। इन सर्कल्स को बोला जाता है एक्स सर्कल्स। I एंड I1 एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है। I और I1 जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं बेसिकली। ये इंटरनली करता है AD को, और I1 जो होता है AD को उसी रेशियो में एक्सटर्नली करता है, ठीक है। I डिवाइड्स AD इन, I जो था वो AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करता था बेटा, B+C/A में। तो और जो I1 है ना, I1 वो AD वाली लाइन को एक्सटेंड करने पे लाई कर रहा है, तो I डिवाइड्स AD इन माइनस ऑफ B+C/A। मतलब बेसिकली I और I1 जो होते हैं वो उसी लाइन पे एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। याद कीजिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट का कंसेप्ट, कि एक पॉइंट इंटरनली कट करता है और एक पॉइंट एक्सटर्नली कट करता है, तो उसको हम बोलते थे हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे I और I2 भी जो होंगे, I और I2 ये भी एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और I और I3 भी एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इस प्रकार के ये जो रेशियो आता है ना, ये जो रेशियो आते हैं इसकी हेल्प से मैं एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो I1 जो होता है ना, I1 वो आता है माइनस का AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 अपॉन माइनस का A प्लस का B प्लस का C, कॉमा माइनस का AY1 प्लस का BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई माइनस A प्लस B प्लस C। मतलब यहाँ पर A के साथ एक नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सिर्फ सेम कहानी है। यदि आप I2 निकालते हैं तो B के आगे नेगेटिव आ जाता है, बाकी A, मतलब इन सेंटर के जो फॉर्मूले हैं वैसा ही फॉर्मूले एक्स सेंटर के भी होंगे, बस ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर है उसके अंदर स्मॉल ए की जगह माइनस ए आएगा, बी के अपोजिट जो एक्स सेंटर है I2 उसकी जगह, उसमें बी की जगह माइनस बी आएगा, और सी के अपोजिट जो एक्स सेंटर है I3 उसमें सी की जगह माइनस सी आएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही है कि जैसे कि ये ट्राइंगल था, ऐसे समझो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल भी होता है, ये पाई माइनस भी होता है, तो इसको आधा आधा बांटने वाला उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये इंटरनल का बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो बच्चों, तो ये मेरा एक सेंटर हो गया है, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ नोट्स है, फटाफट से लिख लो। पहला नोट यही है कि इन सेंटर डिवाइड द एंगल बाइसेक्टर इन दिस रेशियोस, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। In center and excenter are harmonic conjugate of each other with respect to the angle bisector on which they lie। हार्मोनिक conjugate क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि एक इंटरनली डिवाइड करता है एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है ये बात। चलो, ऑर्थो सेंटर, सेंटर्ड एंड सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, एंड सेंटर डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने अपने शब्दों में चाहे तो लिख सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की।
यदि ट्राइंगल जो होता है, देखो GOC, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये तो हर ट्राइंगल के अंदर कोलिनियर होते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लेकिन एक आई जो होता है ना, आई, वो भी कोलिनियर हो जाता है इन तीनों के साथ साथ, यदि ट्राइंगल आइसोसेलिस होता है तो। मतलब आइसोसेलिस ट्राइंगल के अंदर GOIC एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और इक्विलेटरल के अंदर तो सारे पॉइंट कोइंसाइड ही कर जाते हैं चारों के चारों। क्यों? इक्विलेटर के अंदर मीडियन बोल दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो, एंगल बाइसेक्टर बोल दो, है ना, ये सारी चीजें एक ही होती हैं इक्विलेटरल के अंदर। इस कारण सारे के सारे पॉइंट्स ही कोइंसाइड कर जाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट काम का है, नोट कर लेना। फिफ्थ पॉइंट ऑलरेडी हम अलग अलग केसेस बना करके डिस्कस कर चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वर्टेक्स पर होता है और सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर दोनों ही बाहर लाई करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स बच्चों क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी ने नहीं लिखे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए नोट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन को फोड़ दीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ऑरली सोल्व कर सकते हो आप इसको। ऑरली सोल्व करके बताइए मुझे तो कि मेरा सेंट्रोइड ये है तो मेरा थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। ये ए है, ये बी है, तो मेरा जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो क्या होगा। तो इन दोनों का एक्स, लो 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 लो, एसएस लेना है, SDG, SS लीजिए, SD साहब SS लीजिए। वो ना एक बुक आती है PS I लव यू, उसकी जगह होना चाहिए PS I हेट यू। अरे जतिन रे, SD साहेब बोलो या SD साहिबा बोलो, बात एक ही है। मेरे लिए बच्चा हो बच्ची हो सब बराबर हो तुम यार। 3 - 7 और 2, 2 तो सेंट्रोइड है। तो देखो 3 और -7 इनका सम कितना आया, -4 आया। उसमें मैं क्या ऐड करूं कि 6 आ जाए। -4 में मैं क्या ऐड करूं, 10। -5 और 4 -1, क्या ऐड करूं कि -3 आ जाए, -3। किसी को नहीं चमक रहा तो ऐसे लिख लो यार। चेक करो यही आ रहा है क्या। एवरीबॉडी चेक इट आउट फास्ट। अच्छा -2 आएगा क्या। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट ऑफ साइड्स आर दीस, तो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। यदि ट्राइंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, जल्दी बताइए।
ओके किशन, तो बेटा मेरे इस बैच में 3 लोग तो फिक्स हो गए हैं। एक तो हो गया गोलू, दैट इज अंकित गुप्ता। दूसरा हो गया है रसगुल्ला, दैट इज तारनाथ। और तीसरा हो गया भगवान जी, दैट इज किशन। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बैच में। कौन से बैच में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बैच में। इन सबको अवार्ड मिलेगा एक, आरजीएल सर की तरफ से। आरजीएल सर की जेई मैथ्स की क्लासेस में एक अवार्ड मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा इनके नाम का, छप करके आएगा आपके घर पर एड्रेस पे। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल डिजिटल जमाना है, डिजिटल क्लासेस हैं, तो डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा करके भिजवाऊंगा मैं आपके नाम का, चिंता मत करो। बेटा देखो, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो क्या मुझे पॉइंट निकालने की जरूरत है? नहीं। मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड एक ही होता है। लो भाई, कर लो बात। हमें तो पता ही नहीं था ऐसा होता है। ये तो गजब की बात हो गई। होगी कि नहीं होगी गजब की बात? कैसे होगी गजब की बात? अरे भाई, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। बताओ पड़ी क्या जरूरत? आप बताओ मुझे, क्या मुझे पॉइंट्स की जरूरत निकालनी पड़ी? नहीं पड़ी। कैसे नहीं निकालनी पड़ी? कि भाई जो मिड पॉइंट थे मैंने उसी से निकाल दिया। इन मिड पॉइंट्स के हेल्प से जो सेंट्रोइड आ रहा है वही आंसर होगा। दैट इज 1 + 2 + 3/3, 1 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 3 × 2 = 5, 1 = 6/2, 2/3। चेक करो ये आंसर है क्या? 2, 2/3 इज योर आंसर। ऐसा क्यों हुआ? इज एनीवन wants to know the reason behind it? बेटा देखो, आज यार बच्चों पता है ओले गिर रहे हैं, ओले। भयंकर ठंड हो रही है।
मैं तो घर से बाहर गया ही नहीं आज, घर के अंदर ही था भी। ये मिड पॉइंट होते हैं। तो आप इनकी हेल्थ से जब सेंट्रोइड निकालोगे तो मिड पॉइंट से बनने वाला सेंट्रोइड और ओरिजिनल ट्राइंगल का सेंट्रोइड दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ABC। तो बच्चों मैं बात कर रहा था इसके बारे में कि आप यहां पर मिड पॉइंट निकाल लो, x1 प्लस x2 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, और इनकी एल से सेंट्रोइड निकालोगे तो उनका सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड सेम आता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये 2 पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट है, इनको नोट कर लो। बड़ी मेहनत करके ये डिराइव किया है मैंने, आप लोग इनको नोट कर लो। इनके डेरिवेशन नहीं काम के हैं, इनको बस इस प्रकार की फॉर्मेट में आ जाए तो ध्यान रखना है कि ये क्यों लिखवाए फॉर्मूले कि 5 भाई थे, 3 का तो बंटवारा कर दिया हमने, 3 के तो फॉर्मूले डिराइव कर दिए, सेंट्रोइड का कर दिया, इन सेंटर का कर दिया, एक्स सेंटर का कर दिया। ठीक है। तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बेचारे नाराज हो रहे थे कि भाई हमारा कोई फॉर्मूला नहीं किया आपने, हमको क्या ऐसे ही छोड़ दोगे क्या आप? तो उन दोनों को भी उनके वर्टाइसेस x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और उन ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं ABC, उनके टर्म में इनका भी फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं कि जो C इज द सरकम सेंटर, C इज द सरकम सेंटर, ये जो है आपका ये सरकम सेंटर है। तो सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होता है और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। ठीक है क्या बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो शेयर करो बच्चों। ठीक है बेटा, चमक रहा है ना? चल, तो ये बात थी बच्चों स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। ये जो सेशन है इसको काफी डिटेल में एग्जॉस्टिव मोड में आपको पढ़ना है, क्योंकि सेम चीज हमें एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर भी डिस्कस करनी होती है, तो उसको हम वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके।